हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ पीआईसी जम्मू। फ्रेंड्स, अपने एमसीक्यू के सेशन को ही कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एमसीक्यूज आ जाएंगे प्लस जो पहले आ चुके हैं, ये सारे एमसीक्यूज जो हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड हैं। इसलिए अगर इनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या किसी ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ पे आप इन टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये कुछ MCQs हैं, तो देख लेते हैं कि इनके एप्रोप्रिएट आंसर्स क्या होंगे। तो नंबर 1 इसमें आ गया, कहता ड्राइंग्स रेफर टू विड्रॉल ऑफ, 4 ऑप्शन में दे रखी हैं। फर्स्ट, गुड्स बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नंबर 2, अमाउंट बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नंबर 3, फर्नीचर बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। एंड नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। कहता है ड्राइंग्स क्या है, तो 4 ऑप्शन में हमें बताना है कि ड्राइंग्स का क्या मतलब है। पहली ऑप्शन में उसने लिखा है, कहता जो ओनर ने, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रा किए हैं, क्या वो ड्राइंग्स हैं। बी पार्ट में लिखा है कि ओनर ने जो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रा किया वो ड्राइंग्स हैं, या प्रोप्राइटर ने अपने प्राइवेट यूज के लिए फर्नीचर विड्रा किया वो ड्राइंग्स हैं, या डी पार्ट के मुताबिक ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सारी की सारी ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अब देखो कुछ भी प्रोप्राइटर बिजनेस से विड्रा करता है, चाहे वो कैश है, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे कोई एसेट, कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा करेगा उसी को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो भी हमारी ड्राइंग्स हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो है गुड्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा किए। जो ऑप्शन बी है उसमें अमाउंट विड्रा कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी ड्राइंग्स हैं। सी पार्ट में फर्नीचर विड्रा कर रहा है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ और पर्सनल यूज़ हो एक ही बात है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो हैं ये सारी ड्राइंग्स हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी पार्ट, ऑल ऑफ अबव। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है रेवेन्यू रिसीट रेफर्स टू अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अमाउंट रिसीव्ड पब्लिक रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या नंबर 4, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कहता है रेवेन्यू रिसीट्स क्या है। 4 ऑप्शन फिर हमें दे रखी हैं। ए पार्ट में कहता है कि जो अमाउंट उसने बैंक से विड्रा किया उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स बोलेंगे, या जो हमने बैंक से लोन लिया उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसने अमाउंट रिसीव किया या रिसीव करना उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, या फिक्स एसेट की सेल को हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट का सिंपल मतलब होता है कि जो भी हम रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं, रूटीन एक्टिविटी करते हुए जो भी हम अमाउंट रिसीव करते हैं या उसके कारण कोई फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करना है उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं या रिसीव करना होता है उसी को बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। जैसे हमने यहाँ पे जो है गुड्स की सेल की, चाहे कैश में की चाहे क्रेडिट में की, दोनों ही केसेस में जो सेल है वो रेवेन्यू रिसीट है। अगर कैश में की हमारे पास कैश उसी वक्त आएगा, अगर क्रेडिट में की है तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारे पास कैश आएगा, बट आएगा तो सही। इसलिए यहाँ पे जो है सेल जो है हमारी क्या है, रेवेन्यू रिसीट। तो इस केस में एप्रोप्रिएट आंसर क्या बनता है, सी पार्ट, क्योंकि जो अमाउंट हमने बैंक से विड्रा किया वो हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, बैंक में तो हमारा अपना पैसा पड़ा वही हम विड्रा कर रहे हैं। इसलिए ए पार्ट जो गलत है। जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि लोन लाइबिलिटी है, पे करनी है, वापस देना है, तो ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं है। और जो डी पार्ट में लिखा है सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो भी रेवेन्यू रिसीट नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ फिक्स एसेट जो वो कैपिटल रिसीट होती है। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनता है सी, अमाउंट रिसीव्ड पब्लिक रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड एसेट्स। अब हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखी हैं इसमें कौन सी हमारी फिक्स एसेट नहीं है। और फिक्स एसेट क्या होती हैं, फिक्स एसेट का मतलब हो गया हमारी वो एसेट्स जिनका हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है, मींस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय तक हमें मिलता है, उसी को हम बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, क्योंकि जब तक इनकी लाइफ है तब तक बिजनेस को इसका बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस को यूज़ करता रहेगा।
तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐसी एसेट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से फिक्स एसेट कौन सी नहीं है। मशीनरी जो है हमारी फिक्स एसेट होती है, तो ये इनकरेक्ट आंसर। लैंड ये भी फिक्स एसेट, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। गुडविल ये भी हमारी फिक्स एसेट है, बेशक ये इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है बट है हमारी फिक्स एसेट, छोड़ दो इसको भी। स्टॉक जो है ये हमारी फिक्स एसेट नहीं होती, क्योंकि स्टॉक जो है ये हमारी करंट एसेट होती है। करंट एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी एसेट जिसको विद इन 1 ईयर बिना उसकी वैल्यू के लॉस हुए आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी एसेट को हम बोलते हैं करंट एसेट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस एसेट को विद इन 1 ईयर हम पूरी तरह यूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं करंट एसेट। और जो स्टॉक हम लाते हैं वो 1 साल में जितना बिक जाए उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो है अपना स्टॉक लाते हैं, इसलिए स्टॉक जो है करंट एसेट है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है, सी पार्ट यानी कि स्टॉक। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, बी पार्ट कंटीजेंट लाइबिलिटी, सी पार्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या डी पार्ट करंट एसेट। कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, या वो कंटीजेंट लाइबिलिटी है, या वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कि करंट एसेट है। तो इसमें अब एक दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसका पता होना चाहिए, दूसरा इसमें एक ऑप्शन हमारे पास दी है कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो आपको पता होगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी पता होगी, करंट एसेट क्या वो भी पता होगी। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी के बारे में शायद ना पता हो, तो ये आपको मैं बता दूं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की, कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो किसे कहते हैं। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो बैंक जो है बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। इसके लिए बिजनेसमैन को बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना होता है। तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। और करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, बिजनेसमैन। अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए करने के लिए उसको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और करंट अकाउंट होल्डर को ही बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। इस फैसिलिटी के मुताबिक हमें बैंक के साथ अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसके मुताबिक बैंक हमें यहाँ पे एक लिमिट प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसा है चाहे नहीं है, आप इस लिमिट तक जो है बैंक से कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, और बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हो। तो जो भी हमारे लिए वो लिमिट प्रिस्क्राइब की है, अगर हम यहाँ पे जो है उसके मुताबिक पैसा विड्रॉ करते हैं बैंक से, उसको हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने बैंक के साथ अरेंजमेंट किया और बैंक ने मेरे को यहाँ पे 5 लाख की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी। इसका मतलब अब मेरे अकाउंट में चाहे पैसा है चाहे नहीं है, 5 लाख रुपीज़ तक मैं बैंक से विड्रॉ करके अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता हूँ या किसी को पेमेंट कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे अकाउंट में जो है 2 लाख है और मेरे को यहाँ पे किसी की पेमेंट करनी है 3 लाख की, तो उस केस में मैं यहाँ पे चेक काट के यहाँ पे उस पार्टी को दे दूंगा। अब वो पार्टी बैंक में जाएगी तो बैंक 2 लाख मेरे अकाउंट से निकाल के देगा और 1 लाख वो अपनी तरफ से देगा। तो जो अपनी तरफ से उसने यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया है उसी को हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। तो यानी कि ऐसा मैं 5 लाख तक कर सकता हूँ, 5 लाख तक का अमाउंट जो है बैंक से मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है। तो जो भी अपने करंट अकाउंट के बैलेंस से अब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमें एनुअली क्लियर करना होता है, यानी कि साल के अंदर ही ये क्लियर करना होता है। और इसको क्लियर करने का तरीका भी क्या बड़ा आसान तरीका होता है कि करंट अकाउंट होल्डर को फिर अपनी जो डेली सेल है वो बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है उसका बैलेंस जो होता है वो पूरा हो जाता है। और जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती है या किसी को पेमेंट करनी है तो वो यहाँ पे जो है अपने अकाउंट के जरिए जो है उसकी पेमेंट आसानी से कर सकता है। 5 लाख तक की यहाँ पे उसको एक लिमिट मिली हुई है हमारे केस में, यानी कि जो हमने एग्जांपल ली है तो उस केस में यहाँ पे जो है इस तरीके से अपनी यहाँ पे जो है बिजनेस एक्टिविटी चला सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, क्योंकि विद इन 1 ईयर हमें यहाँ पे लाइबिलिटी क्लियर करनी होती है। और जब तक ये लाइबिलिटी हम क्लियर नहीं करते हैं तब तक बैंक इस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यही उसने पूछा हुआ कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो इसमें एप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यानी कि ए पार्ट। ये हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरह की हमारी अनसर्टन लाइबिलिटी, यानी कि कोई भी ऐसी लाइबिलिटी हमें पे करनी है कि नहीं करनी है बिल्कुल फ्यूचर के इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि फ्यूचर की घटना के ऊपर
कि ये लाइबिलिटी जो है हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, आने वाले टाइम पे हमें पता लगेगा। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो अनसर्टन है, पूरा पक्का नहीं है कि लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, पे करनी है कि नहीं करनी है, ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने किसी के लिए बैंक लोन के लिए गारंटी दी है, तो कल को अगर यहाँ पे वो व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है, अपना यहाँ पे बैंक लोन नहीं पे करता, उस केस में यहाँ पे जो है ये गारंटर की लाइबिलिटी बन जाती है, गारंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे जो है बैंक लोन पे करे। तो इसका मतलब अगर हमने किसी की गारंटी दे रखी है लोन की और कल को अगर वो व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है, पेमेंट नहीं करता है, उस केस में हमारी वो लाइबिलिटी बन जाती है, हमें वो पे करना है। बट अगर वो व्यक्ति पूरी अपनी यहाँ पे जो है लाइबिलिटी पे कर देता है, अपना लोन पे कर देता है, तो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जो हमने गारंटी दे रखी है वो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी है कि लाइबिलिटी वो बनेगी, पे करना कि नहीं करना बिल्कुल फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट सर्टन है। अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हमें वो क्लियर करना ही करना है और वो हमारी लाइबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पे जो है बी पार्ट जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ना ही ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ना ही ये करंट एसेट है, इसलिए यहाँ पे जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 5, क्या द परचेज रेफर टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। बी पार्ट स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। सी पार्ट एसेट फॉर द फैक्ट्री। डी पार्ट गिफ्ट फॉर वाइफ। क्या द परचेज जो है वो क्या है, जो हम गुड्स रीसेल करने के लिए लाते हैं, क्या वो परचेज होती है? या बी पार्ट में ऑप्शन दी है कि जो हम ऑफिस के लिए स्टेशनरी परचेज करते हैं वो परचेज होती है, या एसेट हम फैक्ट्री के लाते हैं उसको हम परचेज बोलते हैं, या वाइफ के लिए गिफ्ट लाया उसको हम परचेज बोलेंगे। अब देखो, मैंने पहले आपको बताया कि परचेज हम सिंपली कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम गुड्स मार्केट से बॉट करके लाते हैं रीसेल करने के लिए, उसी को नॉर्मली हम परचेजेस कहते हैं। इसलिए जो हमने वाइफ के लिए गिफ्ट लिया ये हमारी परचेजेस नहीं है, ये तो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। एसेट हमने परचेज की, इसको भी हम परचेज नहीं बोलते, एसेट को हम एसेट ही लिखते हैं। जो स्टेशनरी हमने परचेज की उसको भी हम परचेज नहीं बोलते हैं, स्टेशनरी को एज ए एक्सपेंस स्टेशनरी ही लिखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट, गुड्स फॉर रीसेल। परचेज रेफर टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, कि जो हम गुड्स रीसेल के लिए लाते हैं उसी को हम परचेजेस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 6 कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन हमें दे रखी हैं। नंबर 1 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बी पार्ट एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। सी पार्ट एक्सपेंसेस पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओनर। या डी पार्ट एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि हमारे यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका क्या मतलब है। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है सिंपली इसका मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हमें विद इन अकाउंटिंग ईयर ही मिल जाता है। जिस साल हम ये एक्सपेंस इनकट करते हैं उसी साल जिस एक्सपेंस का हमें पूरा बेनिफिट मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। जैसे हमने सैलरी पे कर दी, वेजेस पे की, कैरेज, स्टेशनरी, ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं और साथ साथ इनका बेनिफिट भी मिल जाता है। पहले हम एम्प्लॉय से काम लेते हैं फिर सैलरी पे करते हैं, अपने वर्कर से यहाँ पे काम लेते हैं फिर वेजेस पे करते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो है हमें साथ साथ ही बेनिफिट देते हैं, यानी कि इनका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या इसका मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं? देखो, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग में जो भी एक्सपेंस इनकट करते हैं, जैसे अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, कोई लाइसेंस वगैरह एक्वायर करना है अगर उसकी लाइसेंस फ़ी है वो पे करनी है, और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये स्टार्टिंग में जो भी हम खर्च करते हैं बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, इन्हीं को बोलते हैं
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ये किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग नहीं होते करते, यानी कि इसका बेनिफिट हमें खाली फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता, इसका बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एक बार लाइसेंस ले लिया, एक बार हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी, तो जब तक बिजनेस करेंगे उसका यूज करते रहेंगे। इसलिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है इसका बेनिफिट किसी एक साल के लिए नहीं होता, इसलिए इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा आंसर नहीं है। नंबर सेकंड, दूसरा कहता है एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए हम एक्सपेंस इनकर करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। नंबर थर्ड, एक्सपेंसेस पेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओनर, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओनर। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर खर्चा किया है तो ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। डी पार्ट, एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस एक्सपेंस का बेनिफिट हमें अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही मिल जाता है उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या आ गया, डी पार्ट। क्लियर है ये। नेक्स्ट कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स, या ऑल ऑफ अबव। कहता है ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं उस समय जो अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, या गुड्स की सेल के टाइम जो हम अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, या पेमेंट और सेल दोनों के टाइम यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, या डी पार्ट है ऑल ऑफ अबव। तो ट्रेड डिस्काउंट का सिंपल मतलब होता है कि गुड्स की सेल करते हुए जो डिस्काउंट हम यहाँ पे अपने कस्टमर को देते हैं, जो डिस्काउंट हम यहाँ पे जो है लिस्ट प्राइस पे यानी कि प्रिंटेड प्राइस पे कस्टमर को सेल के टाइम दिया जाता है उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसलिए जो पेमेंट रिसीव करते हुए डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट होता है, तो ए पार्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी पार्ट कहता है अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स के टाइम यहाँ पे जो डिस्काउंट देते हैं उसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, बी। सी पार्ट भी नहीं है, सी पार्ट आधा करेक्ट है आधा इनकरेक्ट है, क्योंकि गुड्स की सेल टाइम जो डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है, पेमेंट के टाइम नहीं। तो इसलिए सी पार्ट भी हमारा आंसर नहीं है, ऑल ऑफ अबव भी हमारा आंसर नहीं है। क्लियर है ये। नेक्स्ट कहता है टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, 4 ऑप्शन हमें दे रखी हैं, गुडविल, स्टॉक, फर्नीचर, कैश। अब हमें बताना है इसमें यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट में क्या नहीं आता। देखने में देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगता है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ध्यान से समझने वाला है। इसमें उसने टेंजिबल एसेट की बात की है, टेंजिबल फिक्स एसेट की बात नहीं की है। नॉर्मली जब हम फिक्स एसेट की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि फिक्स एसेट हमारी 2 टाइप की होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब होता है वो फिक्स एसेट जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट का मतलब हो गया कि जो एसेट हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। क्लियर है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे उसने फिक्स एसेट की बात नहीं की है, उसने बात की है टेंजिबल एसेट्स की, खाली टेंजिबल एसेट्स की। तो इसका मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकती है, वो करंट भी हो सकती है। यानी कि जो एसेट में दिखाई देती है वो टेंजिबल एसेट, चाहे वो फिक्स है चाहे वो करंट है। तो हमें बताना है कि इसमें टेंजिबल एसेट कौन सी नहीं है। स्टॉक जो है हमें दिखाई देता है, ये टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर ये भी हमें दिखाई देती है, टेंजिबल एसेट। कैश ये भी दिखाई देती है, टेंजिबल एसेट। तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ए पार्ट, गुडविल। क्योंकि गुडविल जो है ये हमें दिखाई नहीं देती, तो ये हमारी इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। फिलहाल उसने टेंजिबल एसेट बोला होगा कि कौन सी नहीं है, तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है कि गुडविल, कि गुडविल हमारी टेंजिबल एसेट नहीं है। क्लियर है। तो इसलिए जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कई बार फर्स्ट टाइम पढ़ने में आंसर कुछ और नज़र आता है, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ और होता है। इसलिए यहाँ पे एमसीक्यूज को बार बार पढ़ना है, ताकि पूरी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप इसका एप्रोप्रिएट आंसर दे सको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है नॉन करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब नॉन करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं है, 4 ऑप्शन है। ए पार्ट फिक्स एसेट, बी पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सी पार्ट डेटर्स और डी पार्ट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
अब नॉन करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं है? नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? सिंपल, जो हमारी करंट एसेट्स नहीं है उसी को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स कौन सी? जो विद इन 1 ईयर हम यूज कर लेते हैं या 1 साल के अंदर अंदर बिना उसकी वैल्यू के लॉस हो, जिसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर लें, वो करंट एसेट्स। और जो करंट एसेट नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो यानी कि जो भी एसेट हम यहाँ पे जो है लंबे समय तक यूज करते हैं, 1 साल से ज्यादा समय तक यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या आ जाता है? इसमें फिक्स एसेट भी आ जाती हैं, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आ जाते हैं। और याद रखना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये नहीं कि हमने लोन लिया है, यानी कि जो हमने लोन दिया है और जो साल के बाद ही हमें वापस आएगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्योंकि ज़्यादातर जब हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसमें जब हम यहाँ पे एसेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स में वहाँ पे पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एसेट्स की वहाँ पे क्लासिफिकेशन होती है। तो इसको यहाँ पे लायबिलिटी समझने की गलती ना करना, क्योंकि अगर हमने लोन लिया तो उसको हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं लिखते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होगा ये नॉन करंट एसेट है। तो हमें बताना है कि इसमें नॉन करंट एसेट कौन सी नहीं है। तो फिक्स एसेट हमारी नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट है। जो डेटर है ये हमारी करंट एसेट है, तो इसका मतलब ये हमारी नॉन करंट एसेट नहीं है। तो यही उसने पूछा है कि नॉन करंट एसेट में क्या नहीं आता, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? डेटर्स। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता फिक्टिशियस एसेट्स आर। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ए पार्ट, बी पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर और डी पार्ट ऑल ऑफ अबव। कहता बताओ फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? जो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फिक्टिशियस एसेट है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो फिक्टिशियस एसेट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फिक्टिशियस एसेट है। तो अब याद रखना, जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये वो एक्सपेंसेस है जो हम रूटीन में इनकर्ड करते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ये हमारी एसेट नहीं होती, किसी भी टाइप की एसेट नहीं होती। ये हमारे एक्सपेंस है जो हमने किसी की सर्विस लेने के बदले में स्पेंड किया है, पे किया है, और अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए पे किया है। तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये तो हमारी एसेट हो ही नहीं सकती। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दें, यानी कि कोई भी फिक्स एसेट अगर हम परचेज करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट से रिलेटेड है, इसका भी फिक्टिशियस एसेट से कोई लेन देन नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑल ऑफ अबव भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पीछे एक ही बचा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होती हैं यही हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब थोड़ा आपको बता दूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इन्हीं को हम यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, बट वो एक्सपेंसेस जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करते और इतने ज़्यादा होते हैं कि इसको हम एक ही साल की इनकम में से पूरा पूरा चार्ज नहीं कर सकते। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं, यानी कि जब ये इनकम करते हैं कुछ उस समय चार्ज कर लिया अपनी इनकम में से, उसका जो बाकी बच गए उसको अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ वहाँ से चार्ज किया उस साल की इनकम में से, और जो बाकी बच गए उसको अगले साल ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से फिर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे जो है इनको चार्ज करते हैं। तो एक साल में जितना चार्ज कर लिया उतना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ गया, और जो चार्ज नहीं हो पाता, जो बच जाता है, जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको हम एसेट मान के बैलेंस शीट में एसएसआई लिखते हैं। अब क्योंकि ये हमारी एसेट नहीं होती इसलिए इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है झूठा, ठीक है ना। तो असल में ये हमारी एसेट नहीं होती, ये हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, बट इतने ज़्यादा होते हैं और किसी पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इनको एक ही साल की इनकम में से हम चार्ज नहीं कर सकते, इनको थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। तो जितना एक साल में चार्ज कर लिया उसको एज ए एक्सपेंस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं, और जो चार्ज नहीं होता इनकम में से जो बच जाते हैं जिनको हम अगले साल
ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे अपनी एसेट मान के बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब क्योंकि असल में वो एसेट नहीं होती बट फिर भी उसको एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? क्योंकि अगर हमने अमाउंट स्पेंड किया कहीं ना कहीं तो शो करना है, या तो एज ए एक्सपेंस वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा या एज ए एसेट वो बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि हमें बताना होता है कि अगर ये अमाउंट स्पेंड किया तो ये गया कहाँ पे है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे जो भी ऐसे एक्सपेंस होंगे जो किसी पर्टिकुलर से बिलोंग नहीं करते हैं बट होते वो रेवेन्यू नेचर के हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि एक साल की इनकम में से पूरे चार्ज नहीं हो सकते, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं, और जो हम चार्ज नहीं कर पाते फिर उसको एज ए एसेट जो है अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसकी एग्जांपल ऊपर आ चुकी है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये हमारी यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा होते हैं कि एक ही साल की इनकम में से पूरा चार्ज नहीं हो पाते और ना ये किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करते हैं, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें एक फीचर आपको एक्सपेंस का मिलेगा, एक फीचर जो आपको एसेट का मिलेगा। एक्सपेंस का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे जो है किसी से सर्विस ली और बदले में यहाँ पे उसकी पेमेंट की अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए, एक बार अमाउंट स्पेंड कर दिया, पेमेंट कर दी, तो वो वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, एक बार लाइसेंस फी दे दी। क्लियर है? तो एक फीचर तो इसका ये एक्सपेंस वाला नजर आ रहा है। दूसरा जो हमारी एसेट है, एसेट क्या होती हैं? एसेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमने आज पे किया है, आज हमने इन्वेस्टमेंट की है और फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा, आने वाले कई सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? एक फीचर तो ये होता है। दूसरा, और अगर हम चाहें तो कल को यहाँ पे वापस यहाँ पे जो है उस इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब एसेट अगर हम चाहें तो वापस कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हमने आज पे किया और बेनिफिट हमें इसका आने वाले कई सालों तक मिलेगा, बट इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक फीचर इसका रेवेन्यू एक्सपेंस वाला है, एक फीचर इसका कैपिटल एक्सपेंस वाला है, इसी से इसकी पहचान होती है। क्लियर है? और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है यही हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। क्लियर है? तो ये पूरी तरह से देख लेना, तो क्योंकि ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और MCQs में ज़्यादातर यही बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अब देख लेना, अगर यहाँ पे इनके बारे में समझ नहीं आता है तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, वहाँ पे आप इसको देख सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो फिर मैं इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है आपको अगले वीडियो में दूंगा। क्लियर है? तो ये थे कुछ हमारे MCQs। तो ऐसे ही MCQs के साथ हम अगले सेशन में भी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।